गांव की देवरानी वर्सेस शहर की जेठानी ने की दावत। कावेरी का बड़ा बेटा नवीन शहर की शेफाली नाम की लड़की को अपने लिए पसंद करता है। वहीं कावेरी छोटे बेटे के लिए गांव की लड़की को पसंद करती है और मुहूर्त देखते ही वो दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में करवा देती है और दोनों बहू का एक साथ गृह प्रवेश करती है। आखिरकार मेरे घर की दोनों लक्ष्मी आ चुकी हैं। अब मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों शेफाली बहू, दिव्या बहू? जी माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे जेठानी जी, आपने घूंघट नहीं किया। नई बहू को मुंह दिखाई से पहले अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। ये क्या तुम गांव से आते ही गांव जैसी बातें करने लग गई हो? मैं शहर की हूँ और मुझे घूंघट वगैरह शोभा नहीं देता। ये सब गांव के अड़ंगे तुम ही करो। अरे अरे, तुम दोनों की तो घर में अंदर आने से पहले ही लड़ाई शुरू हो गई। वैसे शेफाली बहू, दिव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी घर में मुंह दिखाई की रस्म भी होगी तो तुम घूंघट कर लो। नहीं माँ जी, मुझे कोई घूंघट नहीं करना। और उतनी पब्लिक मुंह देखने आएगी जो मेरी शादी में भी आई थी। उन्हें पता नहीं है क्या कि शादी मुझसे ही हुई है? तो चुपचाप बिना नाटक के मुंह दिखाई का शगुन दे देंगी। जेठानी जी, आपको माँ जी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ शेफाली, माँ से माफी मांग लो। ओके, आई एम सॉरी माँ जी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है। बता दीजिए कहाँ है? सास के बताने पर शेफाली सीधा अपने कमरे में चली जाती है। घर के बाकी सदस्यों को शहर की बहू का बर्ताव अजीब लगता है। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जहां गांव की बहू 5 बजे ही उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना तैयार करने लगती है। शहर की जेठानी अभी तक सो रही थी। तभी दिव्या के आरती करते ही घर के सारे लोग उठकर पीछे पीछे आ जाते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। वाह वाह बहू, तुम कितना कोयल की तरह मीठा गाना गाती हो। अरे माँ जी, जेठ जी, आप सब आ गए? हाँ, आना ही पड़ा। तुम गाती ही इतना अच्छा हो। हम सब आ गए, लेकिन तुम्हारी जेठानी अभी तक सो रही है, वो भी कानों पर तकिया लगाकर। कोई बात नहीं, वो थक गई होंगी। लेकिन लेट उठने से आदत और दिन दोनों खराब हो जाता है। आप सब आरती ले लीजिए, फिर मैं जेठानी जी के पास जाती हूँ। हम साथ में अपनी पहली रसोई शुरू करेंगे। मैंने तो बना लिया है, पर जेठानी जी भी बना लेंगी ना, तब हम खाना परोस देंगे। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत तेज निकली। सब तैयार कर लिया। हमारे गांव की बहू अच्छी तो खूब है। सभी आरती ले लेते हैं और तैयार होने चले जाते हैं। वहीं दिव्या जेठानी को जगाने जाती है तो लड़ पड़ती है। अरे क्या है तुम्हें, चैन से सोने नहीं दे सकती क्या? अब यहाँ मेरे कमरे तक पहुँच गई हो। जेठानी जी, साथ में शादी हुई है तो साथ में पहली रसोई करती है ना। मैं आपके लिए रुकी हुई थी। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए रुकने की, तुम जाओ यहाँ से। ये सुन दिव्या चली जाती है, पर कुछ देर में शेफाली भी तैयार होकर आ जाती है और बस मीठा बनाकर शगुन कर देती है। कुछ देर बाद सब खाना खाते हैं। वाह छोटी बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हलवे में इतनी मिठास नहीं है, थोड़ी कम मिठास है। वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि मैंने हलवे में चीनी नहीं डाली, शुगर फ्री डाला है, जिससे कम कैलोरीज होती हैं। डायबिटीज कंट्रोल होगी और अब से मैं ख्याल रखूंगी। अरे वाह बहू, ये जो मैंने सोचा ही नहीं, तुम भी बहुत स्मार्ट हो। शहर की बहू जो हो, वैसे छोटी बहू तुम्हें ये पता था? नहीं माँ जी, लेकिन जो जेठानी जी कह रही हैं, उसके लिए हम गांव में गुड़ का इस्तेमाल करती हैं। इससे ज्यादा शुगर नहीं बढ़ता। अच्छा। अरे दिव्या, जरा अपने हाथ की बनी सीताफल की सब्जी देना। जी लीजिए। सब खाना खा लेते हैं और दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। 2 दिन बाद शहर की बहू दहेज में आए रोटी मेकर से सास को रोटी बनाकर देती है, जिससे तुरंत सास को बदहजमी हो जाती है। अरे बड़ी बहू, तू ये कैसी रोटी बनाकर ला रही है? सब्जी से ज्यादा मैंने रोटी ही खा ली और बदहजमी जलन से शुरू हो गई है। अरे माँ जी, आज मैंने रोटी मेकर में रोटी बनाई है। तभी तो मेरे ऐसा हो रहा है। 2 दिन से छोटी बहू रोटी बना रही थी ना, मुझे वैसी ही रोटी खाने की आदत है। अरे राम, मेरे तो जलन हो रही है बहू, और खाना भी नहीं खाया। अरे जेठानी जी, मैंने आपको कहा था ना कि ये रोटी मत खिलाइए माँ जी को। आप पानी पी लीजिए माँ जी, मैं आपको तवे की रोटी ला कर देती हूँ। फिर देवरानी तवे पर रोटी फुला फुलाकर सास को गर्मा गर्म रोटी देती है। वाह बहू, तेरे हाथ की रोटी कितनी नरम और अच्छी है, इससे मुझे पेट में गैस नहीं बनती है। ओहो, आप लोगों के भी ड्रामे ना।
ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कभी गांव की बहू अपने सूझबूझ और गांव के तौर तरीके से घर के सभी लोगों का दिल जीत लेती है, तो कभी कभी शहर की जेठानी घर के लोगों का अपने मॉडर्न और समझदारी से दिल जीत लेती है। लेकिन सास को गांव की बहू काफी ज्यादा पसंद थी। एक दिन सास का दराती से पालक काटते समय हाथ कट जाता है और खून रुकता ही नहीं है। तभी शेफाली घबराकर डॉक्टर को फोन करती है। अरे राम रे, हाथ कट गया रे। ओ माय गॉड, आपके हाथ से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, ये बंद ही नहीं हो रहा। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाइए। हे भगवान, माँ जी के हाथों से इतना खून निकल रहा है। जेठानी जी, आपको सबसे पहले खून रोकना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ। दिव्या अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर सास के हाथ के खून को साफ करती है और छत से एलोवेरा तोड़कर उसका जेल निकालकर सास के हाथ पर लगा देती है और पल्लू से लपेट देती है। इतने में डॉक्टर आ जाता है। अरे दिव्या, तुम पागल हो क्या? कुछ भी चीज लाकर अपनी साड़ी से माँ जी का हाथ बांध दिया। कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया तो? आपने क्या बांधा है? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं बस खून रोकने के लिए एलोवेरा जेल और कपड़ा बांधा है। अरे ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया है शेफाली जी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी देवरानी ने बिल्कुल सही किया है। ऐसा तरीका गांव में आजमाया जाता है। ये दवाई खा लेना और ये ट्यूब लगा लेना, आप ठीक हो जाओगी। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। देखा बहू, गांव की बहू कितनी समझदार है। तेरा तरीका भी ठीक था, पर जल्दी की समझदारी इसने दिखाई है। हाँ, आपको तो हमेशा अपने गांव की बहू ही अच्छी लगती है। मैं पागल हूँ ना? मैं भी तो डॉक्टर को ही बुला रही थी ना, लेकिन आपको तो इसके नुस्खे ज्यादा पसंद है। आगे से मैं कुछ करूंगी ही नहीं। शेफाली सुनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह दोनों बहू के बीच गांव वर्सेस शहर के काम करने की बहस चलती रहती है। एक बार तो शेफाली वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। उसके आगे कम टाइम में ही दिव्या ने हाथ से कपड़े धोकर सुखा दिए थे। और फिर 2 महीने बाद सास बहू के रिसेप्शन की दावत करती है, जहां दोनों बहू के मायके वाले आने वाले होते हैं। बहू, आज की दावत तुम दोनों को संभालनी है। माँ जी, आप जानती है ना, मेरा तौर तरीका अलग है और आपको फिर से पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं सबको गांव की तरीके से तो खाना नहीं खिला सकती। मेरे मायके वालों का भी कोई स्टैंडर्ड है। तो ठीक है, तुम दोनों अपने अपने मायके वालों को खुद अपने तरीके से दावत देना और उसी तरीके का खाना बना लो। इसी तरीके से इंतजाम कर लो। जी माँ जी। तो एक बहू चूल्हे पर, दूसरी बहू गैस पर खाना बनाना शुरू करती है। गांव की बहू गांव का देसी खाना बनाती है। शहर की जेठानी बाहर से खाना ऑर्डर करके कुछ चाइनीज बनाकर ड्रिंक वगैरह बनाकर तैयार करती है अपने गेस्ट के लिए। वो 3-4 टेबल पर बिठाकर दावत खिलाती है। वो लोग अपने आप खाना लेकर कम खाना खाकर डस्टबिन में भी डाल रहे थे। जेठानी जी, आपके तो सारे मायके वाले कुर्सी टेबल पर बैठे हैं। मैं अपने मायके वालों को खाना कैसे खिलाऊं? बहू, जैसे तुम गांव में करते थे वैसा कर लो। हाँ माँ जी, और जमीन पर बैठकर दावत खिलाना तो बहुत अच्छी बात होती है। इससे खाना भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि देखिए ना, जेठानी जी के मायके वाले अपने आप खाना ले रहे हैं पर खाना डस्टबिन में डाल रहे हैं। दिव्या फटाफट दरी चादर बिछाकर अपने गांव के लोगों को जमीन पर बिठाकर दावत देती है, जिससे खाना बर्बाद नहीं होता और वो अच्छे से भी खाते हैं। अरे मौसी, और खाना दो ना। बस कर अंशु, कितना खाना गिराएगा? अच्छे से खा। वैसे दिव्या, तुमने नीचे खाना बिठाकर खिलाने का फैसला सही किया है। तुम्हें तो पता है ये शहर जैसा प्रचलन अपने गांव में नहीं है। लोग खड़े होकर ठीक से नहीं खा पाते। जमीन पर बैठकर अच्छा रहता है और अच्छा हुआ इसे मैं साथ में खिला पा रही हूँ। ये तो है। वहीं दूसरी तरफ शहर की बहू के रिश्तेदार। अरे संथन जी, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और मेरी बेटी ने खाने में बाहर का खाना रखा, जिससे कि हमें बहुत पसंद आया। ये गांव का लिट्टी चोखा कोई नहीं खाता हमारे में। हाँ पापा, पर ये बात यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आती है ना। अच्छा संथन जी, हम चलते हैं। दोनों बहू के मायके वाले दावत खाकर चले जाते हैं। तब शेफाली, देखा माँ जी, हर तरफ आपकी शहर की बहू गलत नहीं होती है। टेबल वगैरह का इंतजाम नहीं करती तो लोग हमें गरीब समझते। आखिर हमारा भी तो कोई स्टैंडर्ड है ना। लेकिन माँ जी, जमीन पर बिठाकर दावत खिलाना बहुत पुरानी प्रचलन है। अरे मेरे गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू, तुम दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो। उस दवाई वाले दिन भी और आज भी और रोटी वाले दिन भी। अलग बात है कि मुझे रोटी मेकर की रोटी से गैस बन जाती है, पर तुम दोनों ने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया है। खुश रहो और अपने बीच से ये गलतफहमी हटा दो कि सास किसी एक बहू को पसंद करती है। बाकी आज की दावत तुम दोनों ने बहुत अच्छी की है, लोग तारीफ कर रहे थे। सच माँ जी? ऐसा कहते ही दोनों बहू सास को गले लगा लेती है और कावेरी अपने गांव और शहर की दोनों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहू, ओ बहू, अरे करमजली कहाँ मर गई? जल्दी से गुनगुना पानी लेकर आ जा और चाय भी बना लेना।
बेटा तू आराम कर, तेरा 9वां महीना लग चुका है। माँ जी, ननन जी, यहाँ अचानक सब ठीक तो है ना ननन जी? हाँ भाभी, सब ठीक है। आप मेरी चिंता मत करो और मेरे लिए कुछ चटपटा बना कर ले आओ। कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। क्यों, तुझे बताकर आएगी क्या मेरी बेटी का बच्चा पहला है और बेटी का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है? अब जल्दी से कुछ चटपटा बनाकर ले आ। और हाँ, मेरी बेटी से दूर रहियो, कहीं तेरे परछावे से कहीं मेरी बेटी को भी बेटी हो गई तो तूने भी बेटी जनी है। सिमरन की सास उसे रोज ऐसे ही ताने मारती थी क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जबकि उसकी सास को अपने घर का चिराग यानी पोता चाहिए था। खैर, सास के कड़वे वचन सुनकर उदास होकर सिमरन की चर्मी जाती है और फ्राइड राइस बनाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। काम खत्म करते हुए सिमरन को देरी हो जाती है तो वो सोने जा ही रही होती है कि उसी वक्त 12 बजे रात को आरती अपनी भाभी के पास आकर उससे कहती है, अच्छा हो भाभी जो आप सोई नहीं, मैं तो डर ही गई थी। अगर आप सो जाती तो मेरे लिए इस वक्त पास्ता कौन बनाता? आप मेरे लिए पास्ता बना दो ना, पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है मुझे। और फ्रिज में से कुछ रसगुल्ला भी लाकर मुझे दे देना, मीठा खाने का भी दिल हो रहा है। बेटी को जन्म देकर लगता है मैंने पाप कर दिया। ये लोग मेरी बेटी और मेरे साथ कितना बुरा करते हैं। भगवान ने बेटा ही देना। सिमरन उदास होकर रात के 12 बजे अपनी ननंद के लिए पास्ता बनाती है और अगली सुबह होते ही उसकी ननंद के ससुराल वाले भी अपना सामान लेकर आ जाते हैं। अर्चना बहन, आप यहाँ अपनी बेटी के साथ? कोमल बेटा, तुम ठीक तो हो? आइए बहन, अंदर आ जाइए। बहू, घर में मेहमान आए हैं, अपनी उस कलमुही बेटी को छोड़कर, और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना के ला पहले। मेरी ननंद कम थी क्या जो अब उसके ससुराल वाले भी मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हैं? अब मैं रसोई संभालूं या इन्हें? माँ, जल्दी से मेरे बाल बना दो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बस छूट जाएगी तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। अब सिमरन जल्दी से रसोई में ही अपनी बेटी की चोटी करती है और उसे स्कूल के लिए रेडी करती है। साथ ही साथ घर आए मेहमानों के लिए भी नाश्ता बनाती है और जल्दी से घर वालों को नाश्ता देकर उसकी बेटी को बस स्टॉप तक स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। ये लो बेटा, तुम्हारी स्कूल बस आ गई, आराम से स्कूल जाना। अपनी बेटी को स्कूल बस में बिठाकर सिमरन घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी ननंद को लेबर पेन हो रहा है और पूरा परिवार उसे अस्पताल लेकर जा रहा है। पर जाते जाते उषा अपनी बहू पर सारी जिम्मेदारी छोड़ जाती है। बहू, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कुछ कपड़े, बर्तन और खाने का सामान लेकर हॉस्पिटल आ जाना। और बहू, मैं अपनी कोमल को यहीं छोड़कर जा रही हूँ, इसे खाना खिलाकर अपने साथ अस्पताल ले आना। ठीक है आंटी जी, आप सब बस मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। अर्चना, उषा और सिमरन का पति विवेक आरती को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल से फोन आता है और जुड़वा बच्चे की खुशखबरी मिलती है, जिसके बाद सिमरन अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आती है और कोमल के साथ सारा सामान लेकर हॉस्पिटल जाती है और ननंद को खाना देती है। तभी सास कहती है, मेरी बेटी पर इसका साया पड़ गया, इसे भी एक बेटी हुई है। अब बहू, तू ही देखेगी इसे, समझी? मुझे भी पोता ही चाहिए था, मैं इस लड़की पर जरा भी ध्यान नहीं देने वाली। बहू, तू खाना रुक क्यों गई? मुझसे नहीं खाया जा रहा। भाभी, आप मेरे लिए ये क्या खाने को लेकर आई हैं? छोले भटूरे खाने का दिल था मेरा। देख रही हो माँ, ऐसी हालत में भी तुम्हारी बेटी छोले भटूरे खाना चाहती है। अरे अपने बच्चों का ख्याल कर ले पहले। विवेक की डांट सुनकर आरती चुप हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती अपने बच्चे और पूरे परिवार के साथ घर आती है और घर आते ही उषा अपनी बहू से कहती है, सुन बहू, दोनों बच्चों का 1.25 महीने पर नामकरण होगा और जब तक नामकरण नहीं हो जाता बच्चे नानी के घर पर ही रहेंगे और मेहमान भी। तो अब तू जल्दी से मेहमान के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आ। और हाँ भाभी, भाभी को जुड़वा बच्चे हुए हैं, वो जुड़वा बच्चों को संभाल नहीं पा रही। बेटे को तो मेरी माँ ने ले लिया है, एक बच्चा हम संभाल लेंगे, पर बेटी को कौन संभालेगा? और देखो ना, ये लगातार रोते ही जा रही है, चुप भी नहीं हो रही है। अरे कमल बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरी बहू है ना, इसे बेटी संभालने का एक्सपीरियंस है। आखिर इसने भी तो बेटी ही जनी है, बेटा तो दे नहीं पाई, अब अपनी ननंद की बेटी भी यही संभालेगी। पर माँ जी, मैं रसोई संभालूं या ननंद के बच्चों को? ननंद की बेटी को तो तू ही संभालेगी। अब तू कैसे भी कर, और रसोई में तुझे ही देखनी पड़ेगी। बेटे को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए उसे हम देख लेंगे, पर बेटी को तू ही देखेगी। उषा रसोई की जिम्मेदारी और ननंद के बच्चों को अपनी बहू के गोद में थमा कर वहां से चली जाती है और हॉल में अपनी बेटी समधन और अपनी बेटी की ननंद के साथ मिलकर अपनी नाती की मालिश करती है और उसे खिलाती है। मेरा बच्चा हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है, इतने सारे खिलौने दादी तुम्हारे लिए लेकर आई है।
माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आखिर मैं कब तक दाल का ही पानी पीती रहूंगी? क्या मैं आप लोगों की तरह कुछ चटपटा खाना नहीं खा सकती? दाल के पानी से तो मेरा पेट भी नहीं भरता। हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम अपनी भाभी से जाकर बोल दो कि वो तुम्हारे लिए आज दलिया बना देगी। तुम धीरे धीरे चीज खाना शुरू कर दो। इस तरह पूरा परिवार जहां आरती के बेटे को खिला रहा होता है तो वहीं रसोई में आरती की बेटी लगातार रोते जा रही थी, जिसे चुप करने के लिए सिमरन अपनी बेटी को बुला लेती है और अपनी बेटी को एक जगह बैठाकर उसे आरती की बेटी पर नजर रखने के लिए कहती है, बेटा मैंने नीचे बिस्तर लगाकर छोटी बेबी सिस्टर रख दी है, तुम इसके साथ खेलो जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेती हूँ। पर उससे पहले मैं छोटे बेबी के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ, वो भी तुम्हारी तरह भूखी है। ठीक है माँ, तुम बेबी के लिए दूध गर्म करो जब तक मैं बेबी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। क्या मुसीबत आ गई है मेरे सर पर, रसोई भी मैं संभालूं, ननद के बच्चे भी मैं ही संभालूं, अब मैं अकेली क्या क्या करूं। परेशान सिमरन अकेली रसोई का भी काम करती है और मेहमानों के लिए पूरी सब्जी, खीर, चना, चाय आदि का भी इंतजाम करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब आरती अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही होती है तो अचानक से उसके बच्चे रोने लगते हैं और वो परेशान होकर अपनी सास और माँ के साथ अपनी भाभी को फोन करती है और कमरे में बुलाती है। क्या हुआ बहू, हमारा मन्ना ठीक तो है? तूने हमें इस वक्त फोन क्यों किया? माँ जी, आपका मुन्ना मुन्नी दोनों ने मेरे लिए नींद हराम कर रखी है। भाभी मेरी बेटी को आप संभाल लो, ये तो बस रोती ही रहती है। और माँ मैं कल से सोई नहीं हूँ, आप दोनों समधन मिलकर मुन्नी के साथ खेलो। अरे बेटा बस इतनी सी बात, सुन बहू नींद छोड़ और बेटी संभाल, हम दोनों बेटा संभाल लेंगे। लगता है बच्चों को भूख लगी है, बेटा तू आराम से सो जा, बच्चों की चिंता मत कर। और बहू मुन्ने के लिए जो डिब्बे वाला दूध लाए थे वो ले आ और इस लड़की को तो कुछ भी पिला दे तू। उषा के कहने पर सिमरन अपनी ननद की बेटी को लेकर रसोई में जाती है और नींद में दूध गर्म करते हुए खुद से कहती है, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी नानी और दादी तुम्हारे भैया से ही प्यार करते हैं और तुम्हारी माँ को तो अपने किसी भी बच्चे से प्यार नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मामी तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं तुम्हें अभी दूध पिलाकर तुम्हारी अच्छे से मालिश कर दूंगी, फिर तुम सारी रात आराम से सो पाओगी। हे भगवान, आखिर कब तक रसोई और ननद के बच्चों को ही मैं संभालती रहूंगी। सिमरन गोद में बच्चा लेकर दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म करती है और एक बोतल अपनी सास को देती है और दूसरी बोतल लेकर अपने कमरे में जाती है और अपनी ननद की बेटी को दूध पिलाकर उसे अपने पास सुला लेती है। इसी तरह 20 दिनों तक सिमरन रसोई और अपनी ननद के बच्चों को संभालती है। ऐसे ही एक दिन, नन्नन जी आज मैं अपनी बेटी के स्कूल जा रही हूँ, उसके स्कूल में फंक्शन है, आने में देरी हो जाएगी, तो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और दिन में 2 बार मालिश तो कर ही लेना। और मैंने इसे दूध पिला दिया है, पर 2 घंटे में दूध भी पिलाती रहना। और मैं रसोई में खाना बनाकर भी जा रही हूँ। भाभी मेरी भाभी को तो बच्चे ही नहीं संभालने आते, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुन्नी को रोता हुआ छोड़ दे। तुम चुप करो, माँ बनना कोई आसान नहीं होता और धीरे धीरे मैं भी सब सीख जाऊंगी और मेरा बच्चा है तो मैं ही संभालूंगी ना। वैसे भी 2 दिन बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आरती अपनी बेटी लेकर बैठ जाती है और फोन चलाने लगती है और वहीं आरती की सास और माँ बेटा लेकर बाहर बैठी होती हैं और उसे नए कपड़े पहनाकर उसके साथ खेल रही होती हैं। अरे मेरा पोता अपनी दादी का नाम रोशन करेगा। जहां अर्चना अपने पोते को खिला रही होती है तो वहीं आरती की आंख लग जाती है और वो अपनी बेटी को किनारे पर लेटाकर सो जाती है और नींद में उसकी बेटी बेड से नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। पर बेटी की अचानक आवाज कोई नहीं सुनकर आता और जब वो स्कूल से सिमरन आती है तो वो बच्चे की आवाज सुनकर अपनी ननद के कमरे में जाती है। आरती उठो, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी नीचे जमीन पर गिरी हुई है, वो रो रही है और तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हो। और बाकी घर के लोग कहाँ हैं? क्या उन्हें बेटियों के इतनी ही नफरत है कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया? क्या हुआ बहू, तो चिल्ला क्यों रही है? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? क्या ये बेटी मेरी है या आप लोगों की बेटी से जरा भी प्यार नहीं किया है? क्या बेटी कुछ नहीं होती? आप लोगों को छोड़ो, सारी गलती आरती की है। अरे अब तो माँ बन गई हो, माँ की जिम्मेदारी कब निभाओगी? आखिर मैं अपनी ननद का बच्चा और रसोई में कब तक ही संभालती रहूंगी? 2 दिन बाद जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो कौन तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेगा? सोचा है कभी तुमने? आज तक ना तुमने अपनी बेटी को दूध पिलाया, ना मालिश की, सारा प्यार आप सिर्फ बेटे पर ही लौटा रही हो। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो मैं पुलिस को बताऊंगी ये सब और सबको जेल की हवा खिलाऊंगी। सारे सबूत हैं मेरे पास।
सपना को गुस्से में देखकर सब डर जाते हैं। अपनी भाभी की बातें सुनकर आरती का सर शर्म से झुक जाता है और वहां खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। 2 दिन बाद आरती अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद सिमरन को चैन मिल पाता है। पर उसे अब भी मुन्नी की याद सताती है, लेकिन वहीं अर्चना अब भी अपने पोते का खास ख्याल रखती है और आरती अपनी बेटी का ध्यान रखती है।